नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। मैं रमेश यादव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ भारतीय भूगोल की श्रृंखला को कंटिन्यू करने के लिए। और भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों में भी हम सिंधु नदी तंत्र की आपसे बातचीत कर रहे हैं। इसके ठीक पहले आपने सिंधु नदी तंत्र की जो बाईं ओर से मिलने वाली जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं, जो मुख्य सहायक नदियां हैं, इसके पहले वाली क्लास में आपने वहां तक बातचीत की थी। और आज की क्लास में हम आपसे बातचीत करेंगे सिंधु की दाईं ओर की सहायक नदियां, यानी जो सिंधु रिवर की राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो दाहिनी ओर से आकर के मिलने वाली कुछ नदियां हैं, उनके बारे में आज हम आपसे इस क्लास में बातचीत करने वाले हैं। तो साथियों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि संभवतः आज की क्लास में हम सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर आपका अगला नदी तंत्र गंगा होगा, उसके बारे में हम आपसे इसके बाद वाली वीडियो में बातचीत करेंगे। तो चलिए, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और हमने आपको इसके पहले भी कहा होगा कि हम इस कदर पढ़ा रहे हैं, यानी एक भी पॉइंट आपका छूट नहीं रहा है। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद या देखने के बाद अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे और सिंधु नदी तंत्र का कोई सा भी प्रश्न होगा, तो हमारा ये मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसे हल ना कर सके, आप उसे सॉल्व ना कर सके, बशर्ते आपने वीडियो को ढंग से 2-3 बार रिवाइज करके या रिपीट करके देखा हो। चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी तंत्र में हमने कहा ये सिंधु की दाईं ओर की सहायक नदियाँ, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले साथियों, अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र में आपने देखा कि सिंधु इसकी मुख्य नदी होगी इस तंत्र की, और सिंधु नदी का उद्गम ये मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से होता है। और सिंधु नदी भारत में दमचौक से इंटर करती है और यहाँ चिल्लास से एग्जिट करके पाकिस्तान चली जाती है। यहाँ आपको 2 खास बातें ध्यान देने योग्य जरूर हैं कि एक तो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर से होकर के सिंधु नदी बहती है और उसमें भी लेह, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जिला है। और सिंधु नदी विश्व के सबसे गहरे नदी गार्ज बुंजी गार्ज का निर्माण करती है और ये गार्ज 51 से 81 मीटर गहरा है। और हमने आपको बताया होगा कि सिंधु नदी की जो ओवरऑल लंबाई है 2880 किलोमीटर की है, यानी 2880 किलोमीटर की है। और इस 2880 किलोमीटर में जो सिंधु नदी है, इसकी भारत में कुल लंबाई 1114 किलोमीटर यानी 1114 किलोमीटर की है। खैर, ये सिंधु नदी की बातचीत हुई। इसके पहले आपने देखा था सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की। आपने देखा इस नदी का उद्गम वेरीनाग झील से होता है। यहाँ से निकल करके झेलम नदी बुलर झील में इंटर करती है और बुलर झील से वापस निकल करके पीओके में इंटर करके इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का निर्माण करते हुए और वापस से पाकिस्तान इंटर कर जाती है। और वहाँ फिर झुंग नामक स्थान पर ये चिनाब से मिलती है। और चिनाब नदी के बारे में आपने देखा, झेलम के बारे में खास बात यही है कि जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, वो बार बार पूछा गया है कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो भाई आपका जवाब झेलम नदी होगा। चिनाब नदी के बारे में आपने देखा, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य में बड़ा लाचला दर्रे के दोनों किनारे से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के परस्पर मिलने से होता है। और चंद्र और भागा दोनों नदियां आपस में कहाँ मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर। और ये चिनाब नदी पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती है, ये भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झुंग नामक स्थान पर इससे झेलम नदी आकर के मिल जाती है। चिनाब के बाद अगली नदी रही रावी। आपने देखा था रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी का उद्गम होता है और रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकल करके पंजाब होते हुए पाकिस्तान इंटर कर जाती है।
और रोहतांग दर्रे के दूसरी ओर ब्यास कुंड से एक और नदी निकलती है, ब्यास नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये पंजाब में हरिके नामक स्थान तक पहुंचती है। और सिंधु की एक और जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, संभवतः बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी भी होगी, जिसका नाम सतलज है। सतलज नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील, चीन अथवा तिब्बत से ही होता है और इसका उद्गम राकस ताल से होता है। सतलज नदी इंडिया में कौन से पास से इंटर करती है? तो भाई सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से, सिपकिला पास से इंटर करती है और आगे पंजाब में कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर इससे ब्यास नदी मिलती है। यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी कैनाल को भी निकाला गया है, जो हमने आपको बताया था। आगे वापस इसके बारे में फिर बातचीत करेंगे। और इसके बाद ये सतलज नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और जहाँ यानी जिस स्थान पर ये सतलज नदी इस चिनाब से मिलती है, उसके आगे की ये धारा पंचनद के नाम से जानी जाती है। और ये जो पंचनद है, हमने बताया होगा मीठन कोट नामक स्थान पर पाकिस्तान में इस सिंधु नदी से मिल जाती है। तो यहाँ तक हमने इसके बारे में बातचीत की थी और आपने देखा कि ये सब की सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। और एक चीज़ और अब आप नोटिस करेंगे कि सिंधु की एक और सहायक नदी है, जिसका विवरण आप प्राचीन इतिहास में पढ़ते होंगे, सोहन नदी घाटी। तो यहाँ से एक और भी नदी बाईं ओर से बहते हुए जाती है। इस नदी का नाम सोहन है। चलिए ब्लू वाले मार्कर से इंडिकेट करते हैं। ये एक सोहन नदी है जिसका उद्गम भी पाकिस्तान से ही होता है और पाकिस्तान में ही होता है। और ये जो नदी है ये सिंधु की यह भी सहायक नदी है और सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। सिंधु में हमने कहा ये बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। खैर, आज हम बातचीत करने चल रहे हैं आपसे सिंधु की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और उसके पहले पाकिस्तान का मानचित्र बनाते हैं। चूँकि आज के क्लास में उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो पहले थोड़ा सा मानचित्र बना लेते हैं, फिर हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। देखिएगा, आपने पाकिस्तान का मानचित्र देखा होगा कई बार। ये कुछ इस तरह, ये पूंछ जैसे निकली हुई संरचना उसकी है और यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा, यहाँ से आपने देखा था कल, ये भारत का क्षेत्र है। और इस वाले ब्लैक वाले ये लाइन के पश्चिम की दिशा की बात करें तो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान होगा, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान होगा। और इस पाकिस्तान के ठीक ऊपर, पाकिस्तान के पश्चिम की दिशा में, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा होगा। यहाँ से पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान का क्षेत्र आएगा। इसके मानचित्र की आवश्यकता नहीं है। ये पाकिस्तान के और पश्चिम की अगर हम आपसे बातचीत करेंगे तो ये पूरा अफ़गानिस्तान का क्षेत्र होगा। तो खैर, देखते हैं सिंधु की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले भारत से शुरुआत करते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा कि यहीं कहीं पर, बिल्कुल इस वाले स्थान में, यहीं पर एक बेहद चर्चित भारत का एक ग्लेशियर है, एक हिमखंड है। और इस वाले ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर आप कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन के और पूरब में एक और भी ग्लेशियर है, सियाचिन के पूरब में एक और भी ग्लेशियर है। इसे हमने कहा ऊपर वाला ये सियाचिन ग्लेशियर होगा। चलिए, ये वाला ग्लेशियर आपने पढ़ा होगा कई बार, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर के अगर इधर वाले की बातचीत की जाए तो ध्यान देंगे, ये रीमो ग्लेशियर, आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा, रीमो ग्लेशियर है। इस वाले का नाम रीमो ग्लेशियर है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से लगा हुआ है। ध्यान दें, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हमने आपको बताया होगा कि इस सियाचिन ग्लेशियर को
विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल निम्न में से कौन सा। उसमें एक विकल्प सियाचिन ग्लेशियर का रहा, यानी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और ये जो रीमो ग्लेशियर है, सियाचिन के और पूरब की बात कर रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर से लगा हुआ है। इस रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की टंग मानते हैं, यानी इस रीमो ग्लेशियर को सियाचिन की जीभ कहा जाता है। रीमो ग्लेशियर को हमने कहा इसे सियाचिन की जीभ कहते हैं। किसे? रीमो ग्लेशियर को, जो कि सियाचिन से ही लगा हुआ है। और सियाचिन के बारे में हमने कहा ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अब देखते हैं इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो कि कई बार एग्जाम का पार्ट बनी है और आपने नाम सुना होगा। उस नदी घाटी के रास्ते से ही हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं भारत के सीमा की हिफाजत के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर हमने आपसे कहा होगा ये उस वक्त बेहद चर्चा में आया था, आज से कुछ वर्ष पहले, जब दक्षिण भारत के एक बीएसएफ के जवान रहे हनुमंतराव थापा साहब, वो हिमस्खलन के चलते लगभग 7 से 8 दिन बर्फ़ में दबे रहे और फाइनली दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट के दौरान वो शहीद हो गए थे। तो ये ग्लेशियर उस वक्त बेहद चर्चा में आया था। और ऐसा कहा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर ये भारत के अधिकार क्षेत्र का ऐसा भूभाग है जहाँ पर प्रकृति ही मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। तमाम सारी बातें इसके बारे में हमने शायद आपसे बातचीत की होगी। तो सियाचिन ग्लेशियर से हम बात कर रहे थे। यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम नुब्रा, आपने पढ़ा होगा। इस सियाचिन ग्लेशियर से ये जो निकलने वाली नदी है ये कुछ इस तरह से निकलते हुए आती है और इस नदी का नाम नुब्रा है। और इस रीमो ग्लेशियर से ध्यान देंगे एक और भी नदी इस तरह से इस दिशा में बहते हुए आती है और इस नदी का नाम श्योक है। आप चलिए इसे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ध्यान देंगे। इसे हमने कहा इस वाली नदी का नाम तो नुब्रा नदी है, सॉरी इस वाली नदी का नाम श्योक नदी है। और इसी श्योक नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है, जिसे नुब्रा के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे अधिकांश पुस्तकों में इन नदियों का विवरण शायद आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप बेहद सावधानी से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमने कहा इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी का उद्गम होता है जिसे श्योक नदी की संज्ञा देते हैं। और ये श्योक नदी इस तरह से बहते हुए अंततः कौन से नदी में मिल रही भाई? ये सिंधु नदी में मिलती है। और सिंधु नदी में श्योक नदी के मिलने से पहले ही सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी जो कि श्योक में ही मिलती है। इस तरह से आपने देखा कि नुब्रा श्योक की सहायक नदी है और ये जो श्योक है ये इस सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये दोनों नदियाँ सिंधु में किस ओर से मिल रही हैं? तो दाहिनी ओर से, राइट साइड से मिल रही हैं। और हम बातचीत भी कर रहे हैं आपसे किस तरह की नदियों की? सिंधु की दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में। तो थोड़ा सा लिखते हैं इसे। हमने आपसे कहा कि ये जो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी, भाई इस नुब्रा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सियाचिन ग्लेशियर से होता है। और नुब्रा नदी के बाद अगली वाली नदी कौन सी है? श्योक नदी। और ये श्योक नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो श्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। और एक खास बात आप ध्यान देंगे कि इस श्योक नदी को इंडिया में रिवर ऑफ डेथ की संज्ञा दी जाती है। इस हम श्योक नदी की आपसे बात कर रहे हैं। इस श्योक नदी को जो कि यहाँ रीमो ग्लेशियर से निकल करके इस तरह बहते हुए सिंधु में मिल रही है, इस श्योक नदी को इंडिया में रिवर ऑफ डेथ यानी मौत की नदी कहते हैं। श्योक नदी का दूसरा नाम या उपनाम इसे हमने कहा रिवर ऑफ डेथ यानी मौत की नदी। शायद अधिकांश लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे कि मौत की नदी अगर आपसे पूछा जाए किस नदी को कहते हैं तो आप ध्यान देंगे श्योक नदी। कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रीमो ग्लेशियर।
कौन से स्टेट से होता है? जम्मू कश्मीर से होता है। अब देखिएगा, नुब्रा और श्योक के बाद अगली हम बातचीत करें तो ध्यान दें, पीओके वाले सेक्टर में, पीओके वाले क्षेत्र में आपने नाम जरूर सुना होगा गिलगित का, यानी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर एक क्षेत्र आपने नाम सुना होगा जिसका नाम गिलगित है। और ये जो गिलगित क्षेत्र है, ये जो हम बात कर रहे थे आपसे, गिलगित क्षेत्र है, ये यहीं कहीं आएगा, यहीं कहीं आएगा गिलगित, जिस हम क्षेत्र की आपसे बात कर रहे हैं, ये यहीं कहीं आएगा गिलगित। और ध्यान दें, इस गिलगित क्षेत्र वाले क्षेत्र में एक लेक है, एक झील है, और इस झील को सांदुर लेक की संज्ञा देते हैं, यानी इस झील को सांदुर झील की संज्ञा देते हैं। और इसी सांदुर लेक से, यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है, एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम भी इसी क्षेत्र के नाम के आधार पर रखा गया है, यानी ये जो नदी है, इस नदी को भी गिलगित की संज्ञा दी गई है, गिलगित की संज्ञा दी गई है, जो कि पाक प्रशासित कश्मीर का ही एक हिस्सा है। हमने कहा इस गिलगित नदी का उद्गम सांदुर लेक से होता है, और कौन से क्षेत्र से होता है? तो भाई उस क्षेत्र का नाम भी गिलगित ही है। और गिलगित क्षेत्र कहाँ पर आएगा? हमने कहा ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आएगा, पीओके वाले क्षेत्र में आएगा। तो थोड़ा सा आप गिलगित नदी के बारे में भी लिख लें। गिलगित, हमने कहा ये भी सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, और इस नदी का उद्गम सांदुर लेक से होता है, या सांदुर झील कहें। गिलगित नदी का उद्गम, ये नदी की बात करें, गिलगित नदी का उद्गम सांदुर झील से होता है, और ये जो सांदुर झील है ये पाक प्रशासित कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही हिस्सा है, जो कि गिलगित क्षेत्र में पड़ता भी है। ये गिलगित क्षेत्र में हमने कहा पड़ती भी है सांदुर लेक। तो वहीं से एक और नदी आप देख रहे हैं दाहिनी ओर से आकर के इस सिंधु में मिल रही है, गिलगित की आपने संज्ञा दी। अब गिलगित नदी के बाद अगर आपसे बातचीत करें तो ध्यान दें, ये पूरा क्षेत्र हमने कहा होगा, यहाँ से आप इस तरह से देख पा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसके मिडल वाला, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है। और पाकिस्तान के ऊपर आप जाएंगे इधर तो अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है, हमने आपसे कहा। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल आपको पता होगी भाई, अफ़गानिस्तान की कैपिटल का नाम काबुल है। अच्छा, और काबुल की बात करें तो ध्यान दें, काबुल सिंधु की एक सहायक नदी भी है। पहले थोड़ा सा उसके बारे में आइए लिख लेते हैं। हमने कहा ये काबुल सिंधु की एक सहायक नदी भी है, और ये जो काबुल नदी है इसका ओरिजिन या इस काबुल नदी का उद्गम आपने सुलेमान श्रेणी के बारे में सुना होगा, सॉरी हिंदुकुश श्रेणी के बारे में आपने सुना होगा कि इस काबुल नदी का जो उद्गम है ये इस हिंदुकुश श्रेणी, जो कि हिमालय पर्वत का ही एक विस्तार है, हिमालय पर्वत का ही विस्तार है अफगानिस्तान में, वहाँ अलग नाम हिंदुकुश श्रेणी के नाम से इसे जानते हैं। और इस काबुल नदी का उद्गम इस हिंदुकुश श्रेणी से होता है, और ये जो काबुल नदी है हमने कहा इसी नदी के तट पर अफगानिस्तान की कैपिटल जो है वो बसा हुआ है, वो काबुल शहर इसी काबुल नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और काबुल नदी की एक बेहद चर्चित सहायक नदी है स्वात नदी। अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। स्वात नदी ये कई मामलों में अहम है, ये स्वात नदी कई मामलों में खास है, इसके बारे में हम आपसे अभी थोड़ी देर बाद में बातचीत करने वाले हैं। आइए विद मैप देखते हैं। ये जो हम आपसे बात करें काबुल नदी की, तो देखेंगे आप ये यहाँ ये वाला हिस्सा इस तरह से, ये वाला जो क्षेत्र होगा, या चलिए हमने कहा ये वाला जो क्षेत्र होगा ये यहाँ पर ये रहा काबुल, अच्छा, जो कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। और यहाँ यहीं से यहीं हिंदुकुश श्रेणी से एक नदी निकल करके इस तरह से बहते हुए आती है, और इस वाले नदी का नाम भी काबुल नदी ही रखा गया है।
और यहाँ से ये नदी बहते हुए इस जगह पर ये सिंधु में इंटर कर जाती है या सिंधु से मिल जाती है। इस नदी को हमने कहा, इस वाली नदी का नाम भी काबुल नदी ही है और ये शहर का नाम भी काबुल रहा। और काबुल नदी का आपने देखा उद्गम कौन से देश से हो रहा है, अफगानिस्तान से, कौन से पर्वत श्रेणी से हो रहा है, तो भाई काबुल नदी का उद्गम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी से हो रहा है। अच्छा, एक खास बात जो हम आपसे बात करने चल रहे हैं स्वात नदी के बारे में। स्वात नदी ये पाकिस्तान की प्रमुख नदी है और ये काबुल में बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। इस वाली नदी की हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसका नाम स्वात नदी है। ये स्वात नदी और नदी घाटी आपने पढ़ा होगा। नदी घाटी अर्थात नदी जिस क्षेत्र से होकर के बहते हुए जाती है उसके पास पड़ोस यानी उसके दोनों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे नदी घाटी की संज्ञा दी जाती है। और ये जो स्वात नदी है, स्वात नदी के दोनों किनारों का जो क्षेत्र होगा निश्चित ही इसे स्वात नदी घाटी की संज्ञा दी जाएगी। और इस स्वात नदी के जल का इस्तेमाल पाकिस्तान में व्हीट यानी गेहूं एंड शुगर कैन गन्ना, वापस सुने, हमने कहा इस स्वात नदी के जल का इस्तेमाल पाकिस्तान प्रमुखता से गेहूं और गन्ना के उत्पादन के लिए करता है। और स्वात नदी घाटी का क्षेत्र ये पाकिस्तान में ठीक उसी तरह से फर्टिल एरिया है, ये उर्वर क्षेत्र है जिस तरह से हिंदुस्तान में उत्तर भारत का विशाल मैदान जो गंगा यमुना का मैदान है। तो इसी वजह से इस स्वात नदी घाटी के क्षेत्र को पाकिस्तान का स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना, हमने कहा इस स्वात नदी घाटी के क्षेत्र को पाकिस्तान का स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। और ये इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये स्वात नदी ये बिल्कुल ख़ास है आपके लिए, इसे आप ज़रूर ध्यान देंगे। स्वात नदी हमने कहा इसे पाक का स्वर्ग यानी इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। कौन सी नदी को? स्वात नदी को पाक का स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। वजह हमने आपको बताई कि इस स्वात नदी घाटी के जो क्षेत्र है बेहद उर्वर क्षेत्र है और यहाँ पर गेहूं और गन्ने की खेती प्रमुखता से की जाती है। इसके जल का इस्तेमाल भी उसी लिए किया जाता है। और एक चीज़ और आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई तंत्र है। और एक ख़ास बात और भी है कि पाकिस्तान के पास दुनिया में सर्वाधिक नहरें हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई तंत्र है। दुनिया की सर्वाधिक नहरें हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, उसके लिए वहाँ के प्राकृतिक कारक जिम्मेदार हैं। ये जो बीचों बीच से आप नदी देख पा रहे हैं, इसे हमने सिंधु की संज्ञा दी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लगभग मध्य से होकर के आ रही है। लगभग मध्य से होकर के गुजरने के कारण आप देख पा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इससे होकर के नहरें निकालना बेहद आसान होगा। और बीच बीच में तमाम सारी नदियों का जाल पूरे पाकिस्तान को कवर किए हुए है, जिसमें आपने देखा ये काबुल नदी और हम आपसे स्वात नदी के बारे में बातचीत कर रहे थे। अगली बातचीत करें आपसे तो पाकिस्तान के बारे में। अब ये बात आप जरूर याद रखिएगा, पाकिस्तान का स्वर्ग कौन सी नदी घाटी को कहते हैं भाई? स्वात नदी घाटी को कहते हैं। उसके अतिरिक्त हमने कहा पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई तंत्र है और पाकिस्तान के पास दुनिया में सर्वाधिक नहरें हैं। अगली बातचीत करें, सुलेमान श्रेणी आपने सुना होगा, वो भी हिमालय की श्रृंखला का ही विस्तार है। और गोमल दर्रा आपने ज़रूर नाम सुना होगा। गोमल दर्रा भाई, ये जो गोमल दर्रा है ये किस को आपस में जोड़ेगा? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। और यहीं सुलेमान श्रेणी से एक और भी नदी का ओरिजिन होता है, एक और भी नदी का उद्गम होता है और इसे गोमल नदी की संज्ञा दी जाती है। इस वाली नदी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये नदी रही कौन सी? गोमल नदी। ध्यान दें, गोमल नदी। और हमने कहा इस गोमल नदी का उद्गम
सुलेमान श्रेणी से होता है। और ये जो गोमल नदी है अफ़गानिस्तान से निकल करके पाकिस्तान के एक बड़े से भूभाग से होते हुए अंततः कौन सी नदी में आकर के मिल रही है? सिंधु नदी में आकर के मिलती है। गोमल नदी की बात करें तो अभी हम आपसे जो गोमल पास की बात कर रहे थे, अभी वापस थोड़ी देर बाद देखेंगे। गोमल नदी की दो और भी सहायक नदियां हैं जो कि ज़्यादा बार एग्ज़ाम का पार्ट बनी हैं। आपने कुंदार एक नदी का नाम सुना होगा और दूसरी एक नदी का नाम झोब सुना होगा। तो ध्यान दें, कुंदार नदी ये अफ़गानिस्तान से निकल करके अफ़गानिस्तान में ही इस गोमल में मिल जाती है, और दूसरी एक झोब नदी है, ये यहाँ से इस तरह से निकल करके होते हुए ये पाकिस्तान में गोमल नदी से आकर के मिलती है। तो कुंदार और झोब ये दो अन्य सहायक नदियाँ हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से गोमल नदी में मिलती हैं, और परोक्ष रूप से गुंदार और झोब ये भी सिंधु की ही सहायक नदियाँ हैं। खैर, गोमल नदी जिस क्षेत्र से होकर के बहती है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर 2-3 पास हैं, और इन्हें आपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा होगा। जब अरबों की सिंध विजय यात्रा आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो अरब लोग थे वो भारत में इन्हीं दर्रों के माध्यम से होकर के आए थे, या इन्हीं दर्रों के रास्ते होकर आए थे। इनमें एक गोमल दर्रा और दूसरा एक आपने नाम सुना होगा एक बोलन दर्रा, और तीसरा एक बेहद चर्चित था खैबर दर्रा। गोमल दर्रा, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा, ये तीनों दर्रे आप देख रहे हैं किस किस को आपस में जोड़ रहे हैं? तो पाकिस्तान को किससे जोड़ रहे हैं? अफ़गानिस्तान से जोड़ रहे हैं। खैर, ये गोमल नदी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। इस तरह से आपने देखा ये जो गोमल नदी है ये सुलेमान श्रेणी से निकल करके और अफ़गानिस्तान से बहते हुए पाकिस्तान पहुंचती है, और पाकिस्तान पहुंच करके ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ये जो गोमल नदी है, गोमल नदी, इस गोमल नदी का उद्गम भाई कौन सी श्रेणी से हो रहा है? तो ये सुलेमान श्रेणी से, सुलेमान श्रेणी से इस गोमल नदी का उद्गम हो रहा है। और गोमल की दो सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हमने बातचीत की। तो एक का नाम आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, कुंदार ये नदी है, और दूसरी एक का नाम झोब। तो कुंदार और झोब ये दोनों अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोमल नदी के दोनों सहायक नदियां हैं। और फाइनली कुंदार और झोब ये सिंधु की तो सहायक नदियां ही हैं, चूँकि परोक्ष रूप से वो सिंधु में ही आकर के मिल रही हैं। तो ये जो हम सिंधु की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में हमने आपसे जो बातचीत की, आई थिंक आप कोई सा भी एग्ज़ाम अटेंड करेंगे इससे ज़्यादा जितनी हमने आपसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बातचीत की है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ामिनर आपसे पूछेगा। फ़िलहाल यहाँ 2-3 चीज़ें और भी हैं। मेन दो चीज़ों की हम आपसे और भी बात करेंगे। एक आपने बहुत चर्चित पढ़ा होगा सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता आपने पढ़ा होगा। और दूसरा ये कुछ प्रमुख नदियों के दोआब, तो थोड़ा सा हम उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें इरेज करनी होंगी, मिटानी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आपसे बातचीत करते हैं सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 के बारे में। तो देखेंगे आज़ादी के बाद लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के मध्य इन्हीं नदियों के जल के दोहन को लेकर के तनाव की स्थिति अक्सर बनी रहती थी। और उसे सुलझाने के लिए 1959 में यानी वर्ष 1960 में वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, आपने पढ़ा होगा, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय ये वित्तीय संगठन है। तो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से 1959 में वर्ष 1959 में इंडस बेसिन प्लान IBP का गठन किया गया था। चलिए हम लिख करके समझते हैं। हमने आपसे कहा
कि वर्ल्ड बैंक की बात करें, WB, या चलिए इसे हिंदी में विश्व बैंक कहेंगे, विश्व बैंक की मध्यस्थता के चलते हमने कहा 1959 में, वर्ष 1959 में IBP का गठन किया गया, यानी इंडस बेसिन प्लान का गठन किया गया। और ये जो इंडस बेसिन प्लान रहा, यही अगले साल यानी वर्ष 1960 में इंडस बेसिन प्लान, हमने कहा अगले वर्ष 1960 में ये सिंधु जल समझौता का रूप धारण किया। सिंधु जल समझौता, इसी का रूप धारण किया। कौन? IBP, इंडस बेसिन प्लान। इंडस बेसिन प्लान की हमने कहा इसका गठन 1959 में किया गया, लेकिन सिंधु जल जो समझौता रहा ये 1960 यानी वर्ष 1960 में किया गया। और आए दिन ये एग्ज़ाम का पार्ट बनता रहता है। इसमें क्या कुछ खास बातें, थोड़ी देर हम इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री रहे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, और तत्कालीन पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति महोदय थे अयूब खान। तो ध्यान देंगे, ये अयूब खान, हमने कहा पहले JL नेहरू की बात करते हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू की। ये कहाँ से होंगे? ये इंडिया से ही होंगे, पाकिस्तान से हो नहीं सकते। अच्छा, अगली हम आपसे बातचीत करें जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त जो दूसरे पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष रहे, उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, संभवतः राष्ट्रपति थे, अयूब खान महोदय। तो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों लोगों के मध्य, या इन दोनों लोगों ने 19 सितंबर यानी 19 सितंबर 1960 को, वापस सुने, हमने कहा जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, इन दोनों लोगों के मध्य 19 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में एक समझौता पत्र पर दस्तखत किया गया या हस्ताक्षर किया गया। और उसी समझौते को आज तक भारतीय इतिहास में ये सिंधु जल समझौता 1960 के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के मुताबिक इसमें दो मेजर पॉइंट थे, दो प्रमुख बातें थी। यानी सिंधु जल समझौता 1960 के मुताबिक ये ऊपर की जो 3 प्रमुख नदियां हैं, ऊपर की 3 प्रमुख नदियों की बातचीत करें तो इसमें भाई कौन कौन सी नदी आएगी? सबसे पहली ये सिंधु, और सिंधु के बाद अगली नदी झेलम, और झेलम के बाद अगली नदी चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों के बारे में उस समझौते में ये कहा गया कि इन तीनों नदियों के 80% जल का दोहन ये पाकिस्तान करेगा, और शेष 20% जल का दोहन ये भारत को अधिकार प्राप्त है। अर्थात सिंधु जल समझौता 1960 के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों के 80% जल के दोहन का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया, और शेष जो 20% जल बच रहा है उसके दोहन का अधिकार भारत को दिया गया। और इसके ठीक विपरीत चिनाब के और जो दक्षिण की 3 नदियां हैं, इनमें एक का नाम होगा रावी, और दूसरी का नाम ब्यास, और तीसरी नदी का नाम सतलज। यानी रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों के संबंध में स्थितियां ठीक विपरीत थी। यानी इन तीनों नदियों के 80% जल का जो दोहन है वो भारत करेगा, और शेष जो 20% जल का दोहन है वो पाकिस्तान करेगा। तो यही पूरा का पूरा जो समझौता रहा भारतीय इतिहास में, सिंधु जल समझौता 1960 के नाम से जाना गया। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ बंधु, ईमानदारी से अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो बेशक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आगामी हर किसी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बातचीत कर लेते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बीच के जो क्षेत्र है जिन्हें दोआब की संज्ञा दी जाती है भूगोल में, हम उनके बारे में बातचीत करते हैं
चूँकि यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है, तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कौन से नदी के बीच के किस क्षेत्र को कौन सी संज्ञा दी जाती है या क्या कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान दें। चलिए, आई थिंक इनकी अब ज़रूरत नहीं रही। चलिए इसे हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसे मिटाते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर आप ध्यान दें, ये आप ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे कंप्लीट। ये जो नदी है, सॉरी, ये वाली जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये सिंधु नदी है। लगातार आज तीसरा दिन आप यही नदी देख रहे हैं। अच्छा, सिंधु नदी के और नीचे की ओर अगर आप आएंगे तो ये झेलम नदी है, जिसे हमने आपको बताया कि वेरीनाग लेक से निकल करके और ये बुलर लेक में इंटर करते हुए पाकिस्तान और इंडिया के बीच बॉर्डर डिसाइड करती है। तो ध्यान दें, हम बातचीत करने जा रहे थे आपसे दोआब के बारे में। दोआब, तो सबसे पहले तो आप यही जान लें कि आखिरकार दोआब कहते किसे हैं, ठीक है ना। फिर किस नदी के बीच के क्षेत्र को कौन से दोआब की संज्ञा दी जाती है, ये तो बाद की बात है। अब ध्यान दें, आई थिंक आपको संधि विच्छेद जरूर आता होगा, और दोआब का अगर आप विच्छेद करेंगे तो 2 + आब होगा। 2 का तो मतलब गिनती का 2 होगा, 1 2, और आब का अर्थ हिंदी में आब शब्द का अर्थ पानी होता है। लेकिन यहाँ चूंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस शब्दावली में ये आब का आशय नदी से होगा, अर्थात 2 नदियों के, यानी 2 नदियों के बीच स्थित वह लैंड बॉडी जो बेहद फर्टिल होती है उसे ही दोआब की संज्ञा दी जाती है। वापस सुने, हमने कहा कि 2 नदियों के बीच स्थित स्थलीय क्षेत्र जो बेहद उपजाऊ होता है उसे दोआब की संज्ञा दी जाती है। और हम यहाँ पर आपसे बातचीत करने जा रहे थे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन समस्त नदियों के बीच के जो 5 दोआब हैं उसमें कौन कौन से नदी के बीच के क्षेत्र को कौन से दोआब की संज्ञा दी जाती है, यही हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर सिंधु और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को। आप चाहें तो यहीं पर देख लें, इस तरह से सिंधु और झेलम के बीच का ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख पा रहे हैं जिसे हम डॉट कर रहे हैं, ये सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र है। और इस पूरे क्षेत्र को सिंधु सागर दोआब की संज्ञा देते हैं। यानी एक चीज़ तो निश्चित है, अगर हम आपसे बात करें कि सिंधु प्लस झेलम दोआब में, यानी एक जो सिंधु नदी है और दूसरी जो झेलम नदी है, इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को कौन से दोआब की संज्ञा दी जाती है, तो भाई इसे हमने कहा, इसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। आपने संभवतः इसके पहले पढ़ा भी होगा। ये रहा आपका सिंधु सागर दोआब, और आप मानचित्र में बाकायदा देख पा रहे होंगे सिंधु सागर दोआब कौन सा क्षेत्र है, ये यही वाला क्षेत्र है। ऊपर ये सिंधु नदी गुजरी हुई, नीचे झेलम, और इन दोनों नदियों के बीच का ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही सिंधु सागर दोआब की संज्ञा देंगे। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगली बात करते हैं, यहाँ पर झेलम है और दूसरी एक नदी कौन सी है इसके नीचे, चिनाब। तो झेलम और चिनाब इन दोनों नदियों के बीच का ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसे भी किसी न किसी दोआब की संज्ञा दी जाती होगी। तो आइए देखते हैं झेलम प्लस चिनाब के बारे में। एक नदी झेलम और दूसरी एक नदी चिनाब। तो ध्यान दें, झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है उसे चाज दोआब की संज्ञा देते हैं। कौन से दोआब की संज्ञा देते हैं, चाज दोआब। ये रहा सिंधु और झेलम नदियों के बीच का क्षेत्र, या सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित दोआब, चाज दोआब। अगली बात करें अब
चिनाब और रावी नदी के बीच का जो दोआब होगा, चिनाब प्लस रावी। तो आइए देखते हैं चिनाब और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को भाई कौन से दोआब की संज्ञा देंगे। इसे आपने कई बार पढ़ा होगा। ये है रचना दोआब, रचना दोआब। और रचना दोआब की बात करें, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ऊपर ये आप देख पा रहे हैं ये चिनाब नदी है और नीचे ये रावी नदी है, और इन्हीं चिनाब और रावी नदियों के बीच का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो दोआब है, इसे ही कौन से दोआब की संज्ञा दे रहे हैं आप? रचना दोआब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चिनाब और रावी नदी के बीच के दोआब की बातचीत हमने कर ली। आइए अगली हम आपसे बात करते हैं रावी और ब्यास। रावी प्लस ब्यास, यानी रावी और ब्यास इन दोनों नदियों के बीच वाले क्षेत्र को कौन से दोआब की संज्ञा देंगे? तो भैया आपने एक दोआब का नाम सुना होगा, क्या? बारी दोआब। बारी दोआब अगर आपसे पूछा जाए, मतलब आप समझ जाइएगा कि ये रावी और ब्यास इन दोनों नदियों के बीच वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। और बारी दोआब कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रावी नदी है और उसके ठीक नीचे ये ब्यास नदी है। रावी और ब्यास के बीच का ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसे ही कौन से दोआब की संज्ञा दी जाएगी? बारी दोआब की। और एक और दोआब की बात कर लेते हैं, ब्यास और सतलज। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा, ब्यास प्लस सतलज। तो भाई ब्यास और सतलज इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा, उसे कौन से दोआब की संज्ञा देते हैं? आखिरी आप ही बता दें। बिष्ट दोआब। कौन से दोआब की संज्ञा देते हैं? बिष्ट दोआब। और आप इसे भी देख लें, बिष्ट दोआब कहाँ पर स्थित है? तो ये आप देख पा रहे हैं, ऊपर ये वाली ब्यास नदी है और इधर से शिपकीला पास से इंडिया में इंटर करते हुए ये जो सतलज नदी आ रही है, तो ब्यास और सतलज नदी के बीच का यही वाला क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं। और इसे ही कौन से दोआब की संज्ञा दी जा रही है? तो ये रहा बिष्ट दोआब। आई थिंक ये चीज़ आप प्रॉपर ढंग से समझे होंगे। और साथियों, इस तरह से सिंधु नदी तंत्र में जो भी परीक्षा के लिहाज से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहे, उन सबको हमने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। और हमारा ऐसा मानना है, आप किसी भी एग्ज़ाम को, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप अटेंड करेंगे और इस सिंधु तंत्र से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो प्रश्न आपकी नोट से बाहर का नहीं हो सकता। ये 100% हमारा ये वादा नहीं है, दावा होगा। तो फिलहाल हम अगली बातचीत करेंगे आपसे गंगा नदी तंत्र के बारे में, और उसकी बातचीत हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर ये क्लास आपको, इस क्लास की क्वालिटी आपको समझ में आ रही हो, बिल्कुल आप इससे सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, तो आप कमेंट के तौर पर अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।